वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी बहुत ज़बरदस्त से कर रहे हो। ठीक है, मॉडल पेपर आ गया है, एग्ज़ाम डेट भी आ गया है और आप लोग तैयारी उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से कर रहे हो। और नहीं कर रहे हैं तो अभी भी जाग जाइए, समय क्योंकि बहुत कम है और तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से करना है। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए। मॉडल पेपर आज हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर लिया। ये सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो मुझे आज बहुत ही डिसपॉइंटेड किया है, निराश किया है। देखिए, देखिए, आज ये देख करके मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गया कि मेरा जो ये वीडियो है, जो मैं वीडियो अपलोड किया था, उसमें देखिए नॉट सब्सक्राइब 96% लोग हैं। 96% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं और वीडियो को देखते हैं। और 3.6% लोग ही सिर्फ सब्सक्राइब किए हैं जो देखते हैं। ठीक है, तो बस छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट था कि करना कुछ नहीं था, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देने से एक मोटिवेशन मिलता है मुझे, एक लाइक कर दीजिए तो मोटिवेट मैं रहता हूँ और आप लोगों के लिए काम करने में पूरा मज़ा आता है। बस लगता है कि जहाँ से भी हो मटेरियल हो आप लोगों के लिए मैं व्यवस्था करूँ। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा छोटा सा काम आप लोगों को करना है, इसको कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सामाजिक विज्ञान का जो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, यानी किसी एक राष्ट्रवाद मतलब एक देश में जो लोग भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं किसके द्वारा जुड़े होते हैं। सपोज दैट एक भारत देश है, तो भारत देश में हम लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, या इनमें से सभी। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। क्योंकि हम लोग देखिए कि एक भारत में, पूरे भारत में लोगों की संस्कृति, इतिहास और लोक परंपरा, ये भाषा, ये सब लगभग लगभग समान है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ये याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये जो आप लोग को पढ़ना है, तो जर्मनी का एकीकरण में ये बिस्मार्क बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो बिस्मार्क जो है प्रशा के रहने वाले हैं, आई मीन प्रशा के चांसलर थे। ठीक है, तो सेकंड का सी नंबर चूज कर लीजिएगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में आइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए आप लोगों का ये याद रखना है, बारदोली बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए चंपारण आंदोलन जो है आप लोगों का, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था। हिंट के लिए बता देता हूं, ये एक आदमी जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, 1917 में चंपारण आंदोलन करते हैं। और ये भारत का पहला, कह सकते हैं भारत का तो पहला नहीं कहेंगे, लेकिन इनका सबसे पहला आंदोलन रहा था भारत में। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। साइमन कमीशन भारत, देखिए भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। ठीक है, तो फोर का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट है आप लोगों का कि साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय, ये सब और भी सारे नेता लोग थे, विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन गो बैक। और उसी वक्त लाला लाजपत राय का मतलब डंडा से मार मार के सर को फाड़ दिया गया था। आई मीन वहीं पे इनका मृत्यु हो गया था लाला लाजपत राय का। तो ये भी एक कड़ी जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वो रेशम मार्ग से होता था, सिल्क रूट, याद रखिएगा। ठीक है, फिफ्थ का बी नंबर। आगे देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन जो है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये डी नंबर, हेनरी फोर्ड। उसके बाद सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसकी महिमा मंडन है। ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र, इसमें जो है आपका संगीत का महिमा मंडन है। दैट मीन्स सेवन का डी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। स्पेनिंग जेनी मशीन का जब आविष्कार हुआ था तो उसका मुख्य तौर पे एक ही काम था, कताई करना। ठीक है, उससे पहले लोग हाथ से कताई करते थे। अब कताई करना क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे, हाथ से फोटो देखिएगा, बुक में आप लोग का होगा कि एक हाथ से पकड़ करके उसको खींचते जाते हैं। तो समझिए ऐसा कि ये रेसा है, इधर से ऐसे रेसा बनते हुए, एक इधर से रेसा इधर से रेसा, ये मिलते मिलते ऐसे करके कपड़ा बनते जाता था। तो इसी का जगह ले लिया था स्पिनिंग जेनी मशीन। पहले हाथ से होता था, हथकरघा से, और उसके बाद स्पिनिंग जेनी मशीन आ गया तो इससे होने लगा, तो कताई का काम।
9वां नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है आप लोगों का पुर्तगालियों द्वारा आया था। अब प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है, तो बस यही याद रखिए, प्रिंटिंग प्रेस जिससे पेपर में लिखा हुआ प्रिंट होता है। ठीक है, पुर्तगाली लोग ही लाए थे, तब जाकर के प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आ सका। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गैली क्या है? गैली जो है आप लोगों का एक धातुई फ्रेम होता है जिसको गैली कहते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में, हिस्ट्री बोल रहे हैं, एसएसटी में थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन तो आप लोग का ट्रिकी लगेगा, जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा सा तो रिस्की होता ही है एसएसटी, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चार चार सब्जेक्ट आते हैं। और अगर हम एक राउंड राउंड फिगर में देखें तो 40 सब्जेक्ट चैप्टर हो जाता है इसमें, अगर सब में 10-10 है तो 40 चैप्टर, और काफ़ी वास्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा पढ़ना, और आता है बस 40 क्वेश्चन अगर है ऑब्जेक्टिव में तो 40 ही आएगा। थोड़ा सा लगता है, लेकिन इसी पे आप लोग को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने का ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मैथ आप लोग इंपॉर्टेंट देते, साइंस इंपॉर्टेंट देते, उसी तरह ये एसएसटी को भी इंपॉर्टेंट दीजिए, ये भी थोड़ा सा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ से आप लोग का पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो गया, 10 तक ही हिस्ट्री था। 11 में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन चीज़ है। तो विधायिका क्या होता है? विधायिका में कोई बिल बनता है ना, और उसके बाद कोई बिल बन गया, और कार्यपालिका में बिल का जो है, क्या बोलेंगे, लागू करना, संचालन करना, इसका कार्य किया जाता है। अब बिल बनना मतलब समझिए कोई कानून, विधायिका कोई कानून पारित कर दिया, कार्यपालिका उसको लागू कर दिया, और न्यायपालिका, न्यायपालिका जहाँ से आप लोग को न्याय मिलता है, दैट मीन्स पुलिस स्टेशन हो, यानी पुलिस, और उसके बाद इसमें कोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ है आपका, तो ये जो है एक क्षैतिज वितरण में रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए नंबर, क्षैतिज वितरण। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संघ में इस समय है क्या, कितना राज्य और कितना मतलब संघीय क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखिएगा 28 राज्य टोटल है, और 8 संघीय क्षेत्र है। ठीक है, ये देखिए एकदम नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया। आगे आइए, 13 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैक्सिको ओलंपिक जो है आप लोगों का, वो अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, 13 का ए नंबर चूज कर लीजिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था संविधान के किस अनुच्छेद में? तो देखिए आपका डी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? बामसेफ, तो बामसेफ जो है आप लोग का सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है। तो 15 का बी नंबर आप ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। 16 में आइए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में जितने भी राजनीतिक दल बनते हैं उसका जो मान्यता दिया जाता है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। जो चुनाव आयोग होते हैं वही देते हैं सबको मान्यता कि कौन कौन सा राजनीतिक पार्टी बनेगा। ठीक है, जो चुनाव भी करवाते हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि चुनाव आयोग का क्या क्या काम होता है। ठीक है, जैसे इलेक्शन करवाना, चुनाव करवाना, पार्टी जो बनता है उसको स्वीकृति देना, और बहुत सारा काम होता है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? ऑप्शन है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार। तो ये सब होता है ना, एक लोकतांत्रिक सरकार जो होता है, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, तो वहाँ पे उत्तरदायी सरकार भी होंगे, जिम्मेदार सरकार भी होंगे, और वैध सरकार भी होंगे। तो उपरोक्त सभी आप चूज कर लीजिएगा, 17 का डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप लोग सुने होंगे कभी कभी ये वर्ड आरटीआई करना, है ना, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार है आदमी के अंदर, किसी चीज़ का भी आप सूचना ले सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई करके आपको उसका जानकारी मिल सकता है। सपोज दैट ये जैक बोर्ड है, आपको जैक बोर्ड से कुछ सूचना चाहिए तो आप इसमें आरटीआई कीजिए, आपको सूचना मिल जाएगा। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है? तो यहाँ जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, और कितना, 33.3%। ठीक है, 33.3% है, ये महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है।
पंचायती राज व्यवस्था में। नहीं, पंचायती राज वही मुखिया सरपंच ये जो होते हैं उन लोगों के इलेक्शन में महिलाओं के लिए 33% सीट होता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, मेधा पाटेकर। नर्मदा नदी पे जो बांध बन रहा था तो वही नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। आगे 21 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से पहले अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दें, थोड़ा उन लोगों का भी मदद कर दें ताकि उन लोगों का भी तैयारी एकदम धाकड़ तरीके से, बढ़िया तरीके से, अच्छा तरीके से होना चाहिए। ठीक है, किसी का तैयारी में कमी ना हो, सब बढ़िया से नंबर लाइए। 21 नंबर क्वेश्चन, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नवीकरणीय, है ना, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, बस नवीकरणीय दैट मीन्स कि जो संसाधन पुनः दोबारा हम लोगों के पास वापस उपयोग में आ सकता है, और अनवीकरणीय यानी जो संसाधन अब दोबारा हम लोगों के पास नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कोयला, पेट्रोल, गैस, ये खत्म हो गया एक बार तो ये खत्म हो जाएगा, दोबारा हम लोग को मिलने नहीं जा रहा है। वहीं नवीकरणीय में अगर हम लोग बात करें तो हवा, पानी, ये चलते रहेगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में काली मृदा का मृदा रूप क्या है? काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। तो काली मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये आप पहले ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है जिसके कारण वहाँ कपास का उत्पादन होता है और सूती वस्त्र उद्योग भी है। गुजरात में भी आपका होता है, एक सेकेंड, हाँ, गुजरात में भी आप लोगों का है काली मृदा, जिसके कारण वहाँ कपास का भी मतलब कपास का भी खेती होता है, साथ में सूती वस्त्र उद्योग भी है। इस तरह से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में भी है। आखिरी जो राजस्थान है तो ये याद रखिएगा, राजस्थान में तो बालुई मिट्टी पाई जाती है, ये तो क्लियर है, वहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो 22 का डी नंबर चूज कर लीजिएगा। अब भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? यानी इधर जो है 21 से आप लोग का ज्योग्राफी चल रहा है अभी। तो जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? पहला ऑप्शन देखिए, वन्य जीव के आवास का विनाश। सेकेंड ऑप्शन, वन्य जीव को मारना या शिकार करना। फिर थर्ड है पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल। दावानल का मतलब होता है जंगल का आग। ठीक है, फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से सबसे बेस्ट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए तीनों एकदम सही है कि जैव विविधता को कम करने वाला कारक, हम लोग जंगल को खराब मतलब क्या नष्ट करते जा रहे हैं तो वहाँ पे जीव जंतु नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी जो है खराब होते जा रहा है। हम लोग जंगली जीव को मार देते, उसका शिकार करते हैं, और पर्यावरण प्रदूषण या जंगल में आग लग जाना, इसके कारण जैव विविधता हो रहा है। यानी जीव जंतु जंगल में रहेंगे और आदमी जहाँ पे है सो तो रहेगा ही। तो दोनों में बैलेंस बनाने के लिए बात कहा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? बहुउद्देश्य परियोजना जो होता है, तो देखिए बहुउद्देश्य समझिए कि एक नदी के ऊपर डैम बनाने का बात है। तो डैम बनाने के क्या क्या लाभ है? एक तरह से तो डैम बनेगा तो बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है, सिंचाई की सुविधा हो सकती है, और जल विद्युत उत्पादन भी होता है। तो इतना फायदा है बहुउद्देश्य परियोजना का, इसीलिए उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। फिर आता है आपका चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है? अब ऑप्शन है दलहन, दलहन यानी दाल, तो दलहन तो होगा नहीं। तिलहन, तिलहन का मतलब तेल, तो ये सब तो तेल है नहीं। अब आता है रोपन और मोटे अनाज, तो इसका आंसर हो जाएगा रोपन। ठीक है, अब मोटे अनाज क्या होता है? मोटे अनाज में जैसे जौ, बाजरा, गेहूं, मक्का, ये सब आपका हो जाएगा मोटे अनाज में। चलिए अब तो 25 का सी नंबर कर लीजिएगा। 26 में देखिए, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो धान का खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में? तो आप लोग जान रहे खरीफ, रबी और जायद, तीन तरह का होता है खेती, मतलब ऋतु जिसमें खेती किया जाता है। तो खरीफ फसल, है ना, धान खरीफ फसल, खरीफ फसल यानी बरसात का समय। ये एकदम सीक्वेंस मतलब एक बना करके रखिए, खरीफ फसल यानी धान का खेती होगा तो बरसात का मौसम है। रबी फसल ठंडा का मौसम होता है, गेहूं का खेती होगा। और जायद फसल, तो जायद फसल में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, आ जाइए अब आगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नांकित कोयला की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? अब आ जाइए यहाँ पे, अब कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड में तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तलचर, रानीगंज, सिंगरेनी, ये सब देखिए झारखंड में है ही नहीं। तो कौन झारखंड में? तो बोकारो है। तो बोकारो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। धनबाद रहता तो धनबाद झरिया रहता, धनबाद का झरिया, तो वो जो भी रहता उसको चूज कर सकते थे। आ जाइए आगे 28 नंबर, कि निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग जो आप लोगों का हो जाएगा
वो लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। 28 का बी नंबर, लोहा इस्पात उद्योग। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, एकदम बुक के अंदर से डीप से क्वेश्चन दे दिया है। तो कितना लीटर जल दूषित होगा, तो 8 गुना, ठीक है। 1 लीटर कचड़ा से कितना पानी दूषित होगा, तो 8 गुना, ये याद रखिएगा। उसके बाद 30 नंबर, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत बताया गया है। पहला देखिए, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है, एकदम सही बात है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, एकदम सही बात है, बना सकते हैं सड़क को। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करती है, ये भी सही है। अब आता है आखिरी डी नंबर, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो हाँ, ये बात सही है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। हम्म, ये थोड़ा सा आपका अलग गलत हो गया एक तरह से। मतलब ये कहना है कि इसमें चारों ऑप्शन जो है आप लोगों का, वो सही है, असत्य कोई नहीं है। ठीक है, तो हमको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में कहीं गलती हो गया हो, नहीं तो ज़्यादातर जोर किया जाए तो आप लोगों का डी ऑप्शन में देखिए क्या कहता है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो एक्चुअली रेलवे में खर्च बहुत जाता है, ठीक है, उसको मेंटेनेंस करने में रेलवे में ज़्यादा खर्चा होता है सड़क के मुकाबले में। तो ये भी बात है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जिसका आंसर बता पाना अभी संभव नहीं है, या फिर इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया हो। तो चलिए 30 नंबर को छोड़ दीजिए, या आप लोग को जो सही लगता है वो कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए जो आप लोग को ज़्यादा सही लगता है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है। यहाँ से आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट जो है। तो देखिए, ये जो बनता है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो या ह्यूमन, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहता है इस तरह का। उसमें जो रिपोर्ट बनता है तो किसी देश के लिए कैसे तुलना करता है कि उस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसा है, और प्रति व्यक्ति आय कितना है। ठीक है, तो ये तीनों हैं, इसीलिए उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा आप लोगों का 31 का डी नंबर। 32 देखिए, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो भावी पीढ़ी यानी आने वाला जो हम लोग का पीढ़ी है, तो कल्याण का विकास परिभाषित कर रहा है, तो धारणीय विकास, ठीक है, एक ऐसा विकास करना है जिस, ऐसे इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास भी। तो एक ऐसा विकास कि जिसमें हम किसी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो ये सोच करके चलना है कि आने वाला जनरेशन भी उस संसाधन का उपयोग करें। सिंपल सा बात है, मतलब पेट्रोल है और आप खूब जला जला के उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, तो हम लोग का जो फ्यूचर आएगा, आगे आने वाला जो जनरेशन है, उसको क्या मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ऐसा यूज़ कीजिए कि अभी आपका काम भी निकले और आगे वाला जनरेशन को भी वो चीज़ मिल सके। 33 नंबर, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला। देखिए, पहला ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित और संगठित। तो देखिए, यहाँ आपका जो सही आंसर है वो है संगठित। संगठित क्षेत्रक यानी सरकारी नौकरी, असंगठित क्षेत्रक यानी कि प्राइवेट टाइप का नौकरी। और देखिए, संगठित में प्योर सरकारी भी नहीं कहेंगे, सरकारी है, कॉरपोरेट जॉब होता है जहाँ पे एक फिक्स सैलरी, तनख्वाह, हर कुछ मिलता है एक फिक्स तौर पे, वो संगठित है। और असंगठित में जैसे वो ठेला लगा के कोई चीज़ बेच रहा है, दुकान खोल के कोई चीज़ बेच रहा है, तो उसका कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो ये यहाँ पे संगठित और असंगठित से पूछा था, तो 33 का तो डी नंबर है। लेकिन अगर इस तरह में देखें तो ये सेवा दे रही है, तो सेवा क्षेत्रक जो है तृतीयक क्षेत्रक है। अगर आप लोग का ऑप्शन में तृतीयक क्षेत्रक रहता तो वो भी सही हो जाता, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक नहीं, तृतीयक क्षेत्रक अगर रहता तो उसको आप सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेटर संगठित क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोगों को समझना होगा, थोड़ा थोड़ा घुमाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। अभी जो बोले वही आ गया, सेवा क्षेत्र। अब आइए, तो 3 क्षेत्रक है तो जान रहे, तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है, सेवा दे रहे हैं हम किसी तरह का। तो देखिए, यहाँ कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, ये जो हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा, ठीक है। कृषि, डेयरी, मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्रक में है। अगर फिर चीनी, गुड़, ईंट बनाना, ये आपका द्वितीयक क्षेत्रक में है, ठीक है। ये प्राथमिक, ये द्वितीयक। पहला में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को, संसाधन को जो हम लोग निकाल रहे हैं कच्चे तौर पे, और उसको सेकंड क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक में उसको, उससे कुछ उत्पादन कर रहे हैं, और तृतीयक क्षेत्र में उसी को हम बेच रहे हैं, इस तरह का चीज़ आता है। और भी बहुत सारा चीज़ है तृतीयक क्षेत्रक में, जैसे परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सब तृतीयक क्षेत्रक में है। तो 34 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर में देखिए, दिया हुआ है निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो वस्तु विनिमय जानते हैं, एक से लेना दूसरे को देना, चीज़ के बदले चीज़, वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है एक गाय के बदले 5 बकरी, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है।
हम किसी को एक गाय दिए, उसके बदले में 5 बकरी लिए, यही तो वस्तु विनिमय का सिस्टम है। ठीक है। 36 का देखिए, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। अब व्यापारिक बैंक होता है, बैंक देखिए दो तरह का, एक सरकारी बैंक और एक व्यापारिक बैंक होता है। तो एक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम है नोट छापना और कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना सारा बैंक पे। और व्यापारिक बैंक जितना भी है, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी है, सारा ये सब व्यापारिक बैंक है। तो इन लोगों का क्या कार्य है? तो पहला काम है साख निर्माण यानी क्रेडिट क्रिएशन करना, ऋण देना और जमा स्वीकार करना, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का किन देशों में उत्पादन नियंत्रण होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, देखिए शब्द से ही आप लोग को समझना है। मल्टीनेशनल कंपनी, तो जो एक देश में रहता है वो नहीं होगा, बहुराष्ट्र यानी बहुत सारे देशों में उसका काम चलता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, थर्ड नंबर, एक से अधिक। तो एक से अधिक देश में जो है उत्पादन पर नियंत्रण एक बहुराष्ट्रीय कंपनी करता है। सपोज दैट अभी टाटा ले लेते हैं, टाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका देश विदेश में बहुत जगह फैक्ट्री है। ठीक है। अब आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड का जो कार आता है अभी देखे होंगे, तो फोर्ड जो है वो अमेरिका की कंपनी है। ठीक है। 38 का सी नंबर चूज कीजिएगा। 39, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है? अब आप लोग सुने होंगे कि कुछ कुछ चीज़ लेने जाइए तो उसमें हॉलमार्क देख करके लीजिए। किसका आईएसआई हॉलमार्क का बहुत ऐड चलता था पहले, तो वो देख करके खरीदिएगा। तो ये स्पेशली आभूषण में दिया जाता है। ठीक है। आप सोना चांदी हीरा मोती ये सब खरीद रहे हैं तो उसमें हॉलमार्क देखिए, तभी वो समझिए शुद्ध है, सही है, नहीं तो वो डुप्लीकेट और गलत भी हो सकता है। ठीक है। तो 39 का सी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है। आपका टोटल 40 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे किसका कर सकते हैं, उसका जल्दी लाएंगे। मैथ्स है, इंग्लिश है, सब चीज़ जो भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आप जल्दी जल्दी अपलोड करते जाएंगे। और जैसा कि कर भी रहे हैं, तो आप लोगों को वीडियो के एंड में यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे शो हो जाएगा जो अभी अपलोड कर चुके हैं मॉडल पेपर, वहाँ वो सबको देख लीजिए। और बस जैसा मैंने कहा था, बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।